Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 22. In this lecture we will discuss, सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रा पीरियड इनकम टैक्स एलोकेशन के हमारे पास जो कौन से इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो है जो कि हमारे पास रिलेटेड है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और जो है इससे इनकम टैक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईच कंपोनेंट्स ऑफ इनकम दैट काजेस इट टू शो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। और सेकेंड वन क्या है, तो जो डिसकंटिन्यू, तो इसको हम जो है इससे हम नेट इनकम को कैसे फाइंड करेंगे। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जैसे कि यहाँ तक तो हमें पता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो है हमारे पास वैल्यू आई थी 200,000, जो कि हमारे पास पिछले लेक्चर में आई थी। अब इस लेक्चर में हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस की। जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो है 80,000। तो अगर इसको हम जो है इनकम बिफोर जो है इनकम टैक्सेस से वो तो $1,20,000 हमारे पास आए थे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन जो है नेट ऑफ 24,000 टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, वो टोटल कितना है यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन कितना है 36,000 है। तो अगर ये दोनों हम ऐड करें तो हमारे पास जो है नेट इनकम यहाँ पे आ जाती है 1,56,000 रुपया, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की वजह से है। अगर यहाँ पे हमारे पास लॉस हो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या लॉस हो, तो फिर लॉस में क्या होता है हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में देखें हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है इसके मटेरियल जो है या तो इवेंट या ट्रांजैक्शन से होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत जैसे या तो वो अनयूजुअल होते हैं नेचर में या इनफ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, अनयूजुअल कैसे होते हैं और इनफ्रीक्वेंट कैसे होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर रिपोर्टेड नेट ऑफ रिलेटेड टैक्सेस। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, ठीक है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं उसके रिलेटेड टैक्सेस के मुताबिक। ठीक है, टैक्सेस की परसेंटेज या गिवन होती है, ठीक है, या उसकी अमाउंट गिवन होती है। तो अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन है द स्कैरसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स एंड लॉसेस रिपोर्टेड इन कॉर्पोरेट इनकम स्टेटमेंट्स and the desire to converge US and international accounting standard board could guide the फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड टू द एलिमिनेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्लासिफिकेशन। के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की क्लासिफिकेशन है उसको जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों ने जो बोर्ड है उन्होंने ये गाइड किया है कि आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की क्लासिफिकेशन को एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस वजह से रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा जो हम बात करते हैं जब अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो उसमें रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली इन द इनकम स्टेटमेंट। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसकी जो है रिपोर्टिंग इनकम स्टेटमेंट में सेपरेटली होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं IFRS में तो इसमें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की रिपोर्टिंग जो है सेपरेटली नहीं की जाती। अब अगर हम बात करते हैं अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट आइटम, ठीक है, आइटम्स दैट आर मटेरियल एंड आर एदर अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट बट नॉट बोथ। ये दोनों जो है ये नहीं होनी चाहिए, मतलब या तो अनयूजुअल होनी चाहिए या फिर इनफ्रीक्वेंट होनी चाहिए, मगर दोनों नहीं हो जाते। तो इस कंडीशन में इस टाइम में हम क्या करते हैं, इसको हम इंक्लूड करते हैं कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में और इसकी सेपरेटली हम रिपोर्टिंग करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की जो है यहाँ पे देखें अगर हमारे पास
is part of the continuing process to convert US GAAP and International Standard Board, the Financial Accounting Standard Board and International Accounting Standard Board have been working together to develop a common definition and a common set of disclosure of a discontinued operation. कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये दोनों बोर्ड मिलके जो है ये के मिलके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डिस्क्लोजर करते हैं कि हम कैसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को डिस्क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो है द प्रपोज्ड ASU डिफाइंस अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज अ कंपोनेंट। तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया इसका, एज अ कंपोनेंट डिफाइन किया कैसे, दैट एदर या तो इसकी दो कंडीशन रख ली, हैज़ बीन डिस्पोज ऑफ। ठीक है, कि जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होते हैं या तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं या क्लासिफाइड एज फॉर हेल्ड फॉर सेल होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन उसमें भी इन तीनों में किसी को रिप्रेजेंट करना लाजमी है। या तो वो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, या तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वो बिजनेस से सेपरेट हो। ठीक है, सेकंड वन क्या है, पार्ट ऑफ अ सिंगल कोऑर्डिनेशन प्लान, या जो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होती हैं उसकी सिंगल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अलग से सिंगल उसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूड ऑपरेशन के साथ नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है, अ बिजनेस दैट मीट्स द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज अ सेल ऑन एक्विजिशन, या तो वो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हैं, ठीक है, उसको उसकी सेल जो होनी चाहिए ऑन एक्विजिशन पे, बेस पे। अब अगर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की, तो रिपोर्टिंग फॉर कंपोनेंट सोल्ड, इनकम और लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टेड पीरियड टू द डिस्पोजल डेट, जो हमारे पास किसी भी आइटम की, ठीक है, ऑपरेशंस की, जो कि हमारे पास उसकी जो बिगिनिंग टाइम है वहाँ से लेकर उसकी डिस्पोजल डेट तक उसकी हम क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, इसकी हम एंट्री करेंगे। अगर गेन हो तो फिर उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अगर लॉस हो तो फिर उसको हम माइनस करते हैं। गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द कंपोनेंट्स एसेट। ठीक है, अब रिपोर्टिंग फॉर कंपोनेंट्स हेल्ड फॉर सेल, जैसे जो हमने पीछे बात की है इसकी, कि इनकम और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ पे डिस्पोजल डेट की बात हो रही है और यहाँ पे एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड की बात हो रही है कि जब रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो जाए तब हम इनकम या लॉस को क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं या फिर हम माइनस करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात करते हैं। अब क्या है, एन इम्पेयरमेंट लॉसेस इफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन द फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अगर इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू जो है, कैरिंग अमाउंट की वैल्यू जो है, ठीक है, वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा हो, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, अगर इसके कैरिंग अमाउंट की वैल्यू जो है अगर इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो इसको हम गेन कंसिडर करते हैं और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस और कैरिंग वैल्यू को हमने पिछले जो चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोजर, कि अर्निंग पर शेयर क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे डिस्क्लोज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशो इज अर्निंग पर शेयर विच shows the amount of income earned by a company expressed on a per share basis। अब देखें, एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक होता है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इनकम लेस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड। जो हमारे पास नेट इनकम होता है उसको डिवाइड करते हैं सिंपल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग पे, तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग पर शेयर। जो डिल्यूटेड इस होता है अर्निंग पर शेयर होता है, उसमें ये होता है कि इसकी कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि कन्वर्टेबल होती है कॉमन शेयर होल्डर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स द पोटेंशियल डिल्यूटेड दैट कुड ऑकर फॉर
companies that have certain security outstanding that are convertible into common share or stock option that could create additional common share if the option were exercised। ठीक है, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोजर की। ठीक है, कि रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर जो है डेटा सेपरेटली फॉर, ये तीन कंडीशन में जो है अर्निंग पर शेयर की जो है सेपरेटली रिपोर्टिंग की जाती है। फर्स्ट वन क्या है, इनकम और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। ठीक है, जब इनकम हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो कंटिन्यू ऑपरेशन से, तो फिर अर्निंग पर शेयर की रिपोर्टिंग सेपरेटली की जाती है। सेपरेटली रिपोर्टेड आइटम्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो फिर इसकी जो है सेपरेटली हम रिपोर्टिंग करेंगे। नेट इनकम और लॉस, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अर्निंग पर शेयर की अलग से रिपोर्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रिहेंसिव इनकम। देखिए, कंप्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास 4 टाइप्स की गेन या लॉसेस आती हैं। ठीक है, 4 टाइप्स की गेन या लॉसेस ऐसे आती हैं जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। वैसे अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली ये 4 टाइप्स जो है इसको हम ऐड नहीं करते। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ये जो 4 टाइप्स हैं गेन्स और लॉसेस को, ट्रेडिशनली इसको हम इनकम स्टेटमेंट में ऐड नहीं करते। बट अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडेड वर्जन और कंप्रिहेंसिव इनकम की, तो ये 4 टाइप्स को हम ऐड करते हैं। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं उनको वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अदर कंप्रिहेंसिव इनकम जो है OCI जिसको कहते हैं हम, यहाँ पे देखिए कंप्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स ट्रेडिशनल नेट इनकम एज वेल एज 4 एडिशनल गेन्स एंड लॉसेस दैट चेंजेस शेयर होल्डर इक्विटी। ये वो 4 जो गेन्स है या लॉसेस है जिसकी वजह से शेयर होल्डर की इक्विटी चेंज हो जाती है। फर्स्ट वन क्या है, चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सर्टन इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, शेयर होल्डर की इक्विटी चेंज हो सकती है। मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज कर जाती है तो उसका इफेक्ट शेयर होल्डर इक्विटी पे होता है। तो सेकेंड वन क्या है, गेन एंड लॉस ड्यू टू रिवाइजिंग अजम्पशन ऑफ आर मार्केट रिटर्न डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। अगर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, ठीक है, वो और जो रियल वैल्यू आ जाती है उसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो उसकी वजह से भी शेयर होल्डर इक्विटी में चेंजिंग आती है। द थर्ड वन क्या है, व्हेन अ डेरिवेटिव डिजाइन इज अ कैश फ्लो हेजिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, टू अ फेयर वैल्यू। अगर इसमें लॉस हो या गेन हो, ठीक है, तो अगर गेन हो या लॉस हो तो उसकी वजह से भी शेयर होल्डर की इक्विटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो लास्ट वन क्या है, अगर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट जो है इसमें कोई चेंजिंग आ जाए, इसकी वजह से कोई गेन या लॉस हो जाए, ठीक है, तो कंपनी में तो फिर क्या होता है, उसमें शेयर होल्डर की इक्विटी भी चेंज हो सकती है। जिसकी वजह से ये 4 ऐसी गेंस है, एडिशनल गेंस या लॉसेस है जिसकी वजह से शेयर होल्डर की वैल्यू चेंज हो जाती है, जो कि कंप्रिहेंसिव इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। जो हमारे पास अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले नेट इनकम तो आ जाता है जिससे हम टैक्स को मैनेज करते हैं। उसके बाद हम जो है नेट अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेंस लॉसेज ऑन इन्वेस्टिंग नेट टैक्स, तो वो, और उसके बाद जो गेन हो या लॉसेस हो, मतलब अगर गेन हो तो प्लस करेंगे, ठीक है, लॉस हो तो माइनस करेंगे, नेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो इसी तरह डिफर्ड गेन या लॉसेस फ्रॉम डेरिवेटिव, ये भी उसी तरह है, गेन हो तो प्लस करना है, लॉस हो तो माइनस करना है। तो लास्ट में आपके पास आ जाती है आ जाता है कंप्रिहेंसिव इनकम। तो इसी तरह हम कंप्रिहेंसिव इनकम को फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें अब US GAAP और वर्सेस IFRS, ठीक है, तो इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, बोथ US GAAP एंड IFRS अलाउज कंपनीज टू रिपोर्ट कंप्रिहेंसिव इनकम। ये दोनों अलाउ करती हैं इन एदर अ सिंगल स्टेटमेंट और कंप्रिहेंसिव इनकम और इन 2 सेपरेट अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आइटम्स आर सिमिलर अंडर द 2 सेट ऑफ स्टैंडर्ड। कौन से, अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड IFRS जो है, अकॉर्डिंग टू गेप जो है इट इंक्लूड्स 4 पॉसिबल अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आइटम।
जो जिसके हमने बात की है। और इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास कुछ इंटेंजिबल एसेट जो है या जैसे प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर इसकी रिवैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है उसकी शेयर होल्डर में चेंजिंग आ सकती है।